नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या स्कोर रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द TX2 अवार्ड वॉज सेटअप एट जोहान्सबर्ग अर्थ समिट इन 2002। TX2 अवार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये एक अवार्ड है जो कि जोहान्सबर्ग में सेटअप किया गया था जब ये अर्थ समिट हुई थी 2002 के अंदर। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, TX2 इज गोल इज अ ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर बाय 2022, यानी कि 2022 तक टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे डबल करने का टारगेट इसके अंदर रखा गया था। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द पीलीभीत टाइगर रिजर्व रिसेंटली बैग्ड TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन द पास्ट 4 years। ये हमारी कंट्री के बारे में बात की जा रही है थर्ड स्टेटमेंट में कि हमारी कंट्री में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसे अवार्ड मिला है लास्ट 4 year के लिए। यहां टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। TX2 अवार्ड की बात करें तो ये ग्लोबल समिट कंडक्ट की गई थी, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया ये जोहान्सबर्ग में बताया गया था आपसे स्टेटमेंट 1 में, जबकि ये जोहान्सबर्ग नहीं बल्कि ये सेंट पीटर्सबर्ग में ये समिट हुई थी और जो ईयर था ये 2010 था। यानी आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो गलत है। गलत होने की वजह ये है कि इसमें प्लेस जहां पे ये कंडक्ट की गई थी वो आपको गलत बताई गई है। अगर हम दोनों की लोकेशन देखें, अगर हम जोहान्सबर्ग की बात करें, ये साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर ये सिटी है और इधर आपसे बताया गया था। एक्चुअल में जब ये जो समिट कंडक्ट हुई थी ये जोहान्सबर्ग जो कि रशिया के अंदर एक प्लेस है सेंट पीटर्सबर्ग, इस प्लेस में ये समिट हुई थी 2010 में। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखा है आपको। बाकी सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। यानी ये जो समिट 2010 में हुई थी इसका मेन मकसद या टारगेट ये था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे डबल करना, यानी करना इसका मेन टारगेट था। और हमारी कंट्री में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे ये अवार्ड मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसे अवार्ड मिला है कि यहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे डबल कर लिया गया है लास्ट 4 year के अंदर। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। With reference to National Investment and Infrastructure Fund NIIF, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज अ गवर्नमेंट बेस्ड एंटिटी एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरह से फैसिलिटी आप कह सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमारी कंट्री में एक तरह से ये एस्टेब्लिश किया गया है, आपसे बोला जा रहा है ये फंड। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी स्ट्राइक इन NIIF, यानी कि NIIF की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मेजोरिटी है यानी कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है या कह सकते हो शेयर जो सबसे ज्यादा है वो गवर्नमेंट के, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताया जा रहा है और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन सी में बोले तो उसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो डिटेल में बात कर लेते हैं NIIF की, जिसे फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये हमारी कंट्री में एक तरह का फंड होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि कैपिटल फंड के रूप में यूज किया जाता है। और इसका मेन मकसद ये टारगेट ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक तरह से मोर देन 1 year का फंड हो सकता है, जैसे आप कैपिटल फंड की अगर हम बात करें तो। बाकी अगर हम ये बात करें कि इसमें मेजर स्टेक होल्डर अगर कहें तो इसमें गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर नहीं होता, बल्कि फॉरेन की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ 51% होता है।
यानी कि आप ये कह सकते हो, यानी 51% का मतलब ये हो गया कि मेजोरिटी जो फंड है यहाँ पे वो किसका, अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू पैराडाइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैराडाइंग पावर के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, और आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट हैज द पैराडाइंग पावर अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल। किसी को अगर किसी भी आर्मी पर्सन को अगर कोर्ट मार्शल हो जाता है तो उसे भी मतलब एक तरह से माफ करने का एक तरह से पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास है हमारी कंट्री में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि गवर्नर डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोनाउंस डेथ सेंटेंसेस, यानी कि डेथ सेंटेंस जिसको किसी को अगर फांसी की सजा मिल गई है तो गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो डेथ सेंटेंसेस को माफ कर सके। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है आपको। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें और आर्टिकल 161 की बात करें, ये दोनों ही पावर किसी को भी माफ करने से रिलेटेड है। किसी को अगर कोई सजा हो गई है तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो आर्टिकल 72 बोलता है कि जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती है, वो किसी को भी माफ कर सकते हैं। सिविल केसेस की बात करें उसमें भी, क्रिमिनल केसेस की बात करें उसके अंदर भी, और उसके अलावा जो कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसके अंदर भी वो किसी को माफ कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी थी फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट की पावर, जो प्रोड्यूसिंग पावर यानी कि माफी देने की जो पावर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास भी ऐसी पावर होती है, पर जब डेथ सेंटेंसेस की बात आती है तो वो पावर क्लियरली गवर्नर के पास नहीं होती है, बल्कि वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को ये केस फॉरवर्ड कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती है और गवर्नर के पास बाकी सारी पावर है, बट जब भी डेथ सेंटेंसेस की बात हुई, यानी कि किसी को अगर फांसी होनी है उससे रिलेटेड अगर कोई पावर है, तो आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग ये कि गवर्नर के पास वो पावर नहीं होगी, बल्कि वो क्या, जिस तरह का जो केस होगा वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गरिमा ग्रेच। गरिमा ग्रेच के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट इज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, उन्होंने इस चीज को इनॉग्रेट किया है, आपसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि गरिमा ग्रेच, द गरिमा ग्रेच विल बी अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, उस तरह के जो पीपल होते हैं, ठीक है, उनको थर्ड जेंडर जिसे हम बोल सकते हैं, हाँ, तो उस तरह के लोगों के लिए घर एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करने की एक तरह से ये प्रोसीजर एक तरह से कह सकते हो, ये एक स्कीम है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है और आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट यानी कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, ये आपको चूज करना है। यानी कि जो गलत स्टेटमेंट होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी की बात करें इसमें दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि गरिमा ग्रेच से रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट आपको दे रखे, क्या ये स्टेटमेंट गलत है या नहीं है। तो सबसे पहले डिटेल में जान लेते हैं। अभी रिसेंटली यानी कि 25 नवंबर को हमारी कंट्री में इनोग्रेट किया गया एक तरह से घर कह सकते हो गरिमा ग्रेच जिसका नाम रखा गया, और ये जो शेल्टर होम है ये ट्रांसजेंडर पर्सन या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए एक तरह से घर आप कह सकते हो, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक मुहिम स्टार्ट हमारी कंट्री में की गई है। और इसे जो हमारे कंट्री में जिसे इनोग्रेट किया है, तो इससे रिलेटेड जो मिनिस्टर है उन्होंने इसे इनोग्रेट किया है। तो आप ये कह सकते हो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है, जो कि हमें बोला गया था कि हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ये एक तरह का ऐसा घर है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एक शेल्टर फैसिलिटी यानी कि रहने के लिए घर प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ है कि वडोदरा यानी कि जो गुजरात में एक सिटी है, वहां पर लक्ष्य ट्रस्ट की हेल्प से
इस तरह की मुहिम को स्टार्ट हमारी कंट्री में किया गया है। और जिसमें यह टारगेट रखा गया कि इस तरह के घर में मिनिमम 25% इस तरह के यानी कि थर्ड जेंडर पर्सन जो है 25 लोगों को इसमें रहने के लिए एक तरह से शेल्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, मिनिस्ट्री भी करेक्ट है बताई गई है आपको, और इसमें जो रहने के लिए जो बताई गई व्यवस्था की जा रही है ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। जबकि आपसे बोला गया था आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, तो इट मीन्स ये कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टार्ट कौन सी सिटी में हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। विद रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट विल हेल्प कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंसेस, यानी कि जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो उस तरह के जो एक्सपेंडिचर है उसे कंट्रोल करने के लिए, उस पर बैलेंस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है हमारी कंट्री में। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वुड इंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। और जब इलेक्शन टाइमली कंडक्ट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज वगैरह है उसको टाइमली इंप्लीमेंट करने में ये काफी हेल्पफुल होगा, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यानी कि आप जानते ही हैं जब भी हमारी कंट्री में इलेक्शन होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी कंट्री की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो जब एक साथ ही यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टेट का इलेक्शन भी और यूनियन का इलेक्शन भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी एक साथ कंबाइंड एक साथ ही हो जाएगा, तो दोनों का जो अलग अलग एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा। और जब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा, आप कह सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है उसमें भी कम खर्च करना पड़ेगा, यानी कि कम बर्डन हमारे ऊपर आएगा। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, ये बात तीनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे दिए गए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दोनों ही इलेक्शन, चाहे हम लोकसभा की इलेक्शन की बात करें या स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन की बात करें, दोनों को एक साथ कंडक्ट करने की बात की जा रही है, ताकि जो कंडक्ट करने में जो कॉस्ट आता है कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आता है बर्डन भी हमारा कम हो सकेगा। और इसके अलावा सबसे मेन चीज जो है हमारे लिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है आप कह सकते हो वो टाइमली इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम इन्वॉल्व इंडिया एंड वियतनाम। हमारी कंट्री इंडिया और वियतनाम किस किस इंटरनेशनल फोरम पर है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फोरम है। तो फर्स्ट फोरम जो आपको बताया गया है वो है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस, यानी जिसे शॉर्ट में हम ADMN प्लस भी बोल देते हैं। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है ईस्ट एशिया समिट, जो कंडक्ट की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, और इंडिया और वियतनाम दोनों इसका मेंबर है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है एशिया यूरोप मीटिंग, जिसे शॉर्ट में हम ASEM भी बोल देते हैं, थर्ड नंबर पे ये। और फोर्थ नंबर पे आपसे बोला जा रहा है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, जो कि फोर्थ नंबर पर है। यानी कि ये 4 ऐसी इंटरनेशनल फोरम है जहां पे इंडिया और वियतनाम एज ए मेंबर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आपको ये बताना है चारों फॉरम में से कौन से फॉरम बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेटेड है इंडिया एंड वियतनाम से, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये 3 फॉरम ऐसी है जहां पे दोनों कंट्री इन्वॉल्व है एज ए मेंबर कंट्री। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट को छोड़ करके बाकी तीनों जो फॉरम है इसके अंदर इंडिया और वियतनाम है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सेकंड को छोड़ करके बाकी सब में इंडिया और वियतनाम इसके मेंबर कंट्री है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों की चारों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी फॉरम है जहां पे इंडिया और वियतनाम दोनों मेंबर हैं। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम इंडिया और वियतनाम की बात करें, अगर दोनों की एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ इनकी लोकेशन आती है वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया की लोकेशन आप लोग जानते हैं ये हमारी कंट्री इंडिया है, और इसके अलावा जो वियतनाम, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये वियतनाम है। तो ये दोनों कंट्री हैं और इन दोनों कंट्री के बारे में आपसे बोला जा रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी फॉरम है जहां पे ये दोनों कंट्री एज ए मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करती है उस फॉरम में। ये
तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें चारों ही फॉरम जो आपको दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इंडिया और वियतनाम की बात करें, इन दोनों के रिलेशन कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको ये चारों दे रखे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी दोनों कंट्री इन्वॉल्व है। एशिया यूरोप मीटिंग है, इसके भी अंदर भी दोनों कंट्री इन्वॉल्व है। और एशियान डिफेंस मीटिंग की जो हुई थी एशियान की, यानी कि एशियान के अंदर आप जानते हैं वियतनाम इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट वियतनाम ने हमारी कंट्री को इसके अंदर इनवाइट किया था। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही इस फोरम में भी दोनों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। और आप जानते हैं बाकी तो एशियन का मेंबर ये है। तो आप ये कह सकते हो ये चारों के चारों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फोरम है जहां पे ये दोनों ही कंट्री एज ए मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करती है। विद रेफरेंस टू स्वीट रिवोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे स्वीट रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। हमारी कंट्री में गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिए स्वीट रिवोल्यूशन को लाया गया है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट एम्स टू डबल फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। यानी कि ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए और उनकी इनकम फार्मर की इनकम को डबल करने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को, इस रिवोल्यूशन को हमारी कंट्री में लाया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, स्वीट रिवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये शुगर केन से रिलेटेड ये रिवोल्यूशन नहीं है हमारी कंट्री में। यानी कि आप ये कह सकते हो जो स्वीट रिवोल्यूशन है ये हमारी कंट्री में जो हनी की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए लाया गया। और उन सारी के स्टेट के अंदर जहां पे भी हनी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि शहद का जहां प्रोडक्शन होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये रिवोल्यूशन हमारी कंट्री में लाया गया। और आप जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री में जहां सबसे ज्यादा आप कह सकते हो स्वीट यानी कि ये हनी की अगर हम बात करें इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये उस स्टेट से रिलेटेड है। और वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन के उत्थान के लिए, उनकी इनकम को डबल करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इस प्रोजेक्ट को, इस रिवोल्यूशन को लाया गया। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है, ये शुगर केन से रिलेटेड है, हनी से रिलेटेड है। और बाकी आप फार्मर की अवल जो इनकम है डबल करना, जो हमारी कंट्री का मेन टारगेट है, ये बिल्कुल इस चीज के अंडर ही इस प्रोजेक्ट को या इस रिवोल्यूशन को हमारी कंट्री में लाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। विद रेफरेंस टू इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली एक पोर्टल का लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम रखा गया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट एम्स टू डिसएबिलिट नॉलेज अमंग द सिटीजन अमंग द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू द एड्रेस क्लाइमेट चेंज इशू। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एक्शन लिया जा रहा है, उस तरह की नॉलेज को सिटीजन तक पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को, इस पोर्टल को आप कह सकते हो निर्माण किया गया है, इसे बनाया गया है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन शैल नॉट बी कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज पोर्टल। इस नॉलेज पोर्टल के अंदर ये बोला जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्लाइमेट एक्शन या नेगोशिएशन, यानी कि कोई भी डील होती है, कोई भी मेमोरेंडम साइन किया जाता है या फिर एमओयू साइन किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर नहीं प्रोवाइड की जाएगी। देखिए नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपसे ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल की, तो अभी रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया। इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस टाइप का एक वेबसाइट, एक पोर्टल है जहां पे हमारी कंट्री जो जितनी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एक्शन लेती है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसे चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का, जो भी चीजें हमारी कंट्री के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है, या कोई मीटिंग हो या कोई फोरम में जा रही है या किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का काम ये पोर्टल करेगी। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नेगोशिएशन या डील साइन की जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन
होगी वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी नेगोशिएशन, कोई भी डील साइन की जाती है किसी इंटरनेशनल फोरम पर या फिर किसी कंट्री के साथ कोई MOU वगैरह साइन किया जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में जो नॉट दे रखा था आपको यहाँ पे नॉट, ये नॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि अब ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। Which of the following changes has not been made through the 42nd Constitutional Amendment Act? हमारी कंट्री में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और बहुत ही ऐतिहासिक इस चीज को ट्रीट किया जाता है इस अमेंडमेंट के, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ध्यान आपको ये रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें आपसे बोला जा रहा है द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन has been changed to the unity and integrity of nation, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म है यूनिटी का, यूनिटी ऑफ द नेशन, उसे चेंज कर दिया गया और उसका चेंज करके उसे लिखा जा रहा है अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये चेंज किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन taken out from the list of the fundamental rights and has been declared as a legal right in 1976। कि 1976 में हमारी कंट्री में ये किया गया कि जो हमारे पास जो एक फंडामेंटल राइट होता था जो प्रॉपर्टी वगैरह रखने का, उसको चेंज कर दिया गया और उसे चेंज करके इसे फंडामेंटल राइट की जगह अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया इसे लीगल राइट के अंदर, और ये कब हुआ था 1976 के अंदर। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा कोई भी अगर रिटन एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी प्रेसिडेंट को, तब जाकर के ही कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाएगी। आप लोगों को मालूम है उस टाइम इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था और इवन प्रेसिडेंट को भी नहीं मालूम था कि इमरजेंसी लग चुकी है। तो इस तरह की जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उसकी वजह से काफी कुछ चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, नहीं नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट यानी कि जो आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपको चूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसमें काफी कुछ चेंजेस हमारी कंट्री में कर दिया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं प्रेम्बल, इसमें चेंजेस कर दिया गया और चेंजेस ये किया गया था कि जो सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज कर दिया गया, इसे सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इसे चेंज कर दिया गया था हमारी कंट्री के प्रेम्बल को, और उसके अंदर कुछ टर्म ऐड कर दिए गए, या फिर आप कह सकते हो कि यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके हमारे इसमें जो टर्म लिखा जाने लग गया अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जबकि हमें चूज करना था नॉट करेक्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया था, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 31, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया और डीपीएसपी में उसके लिए प्रोविजन किया गया कि इस फंडामेंटल राइट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ के साथ ये भी किया गया कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ अब हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली गई। अब ये कह सकते हो कि आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 51A क्रिएट किया गया, ठीक है, जो हमारी कंट्री में लाया गया, और साथ के साथ इसे एक न्यू पार्ट क्रिएट किया गया जिसे पार्ट 4A बोला जाता है। और ये हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटी जो पहले नहीं हुआ करती थी, आज के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये मेजर प्रोविजन थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिससे आपसे बोला गया कि जो हमारे पास जो एक पावर हुआ करती थी, प्रॉपर्टी की जो पावर होती थी, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसे चेंज करके इसे फंडामेंटल राइट की जगह अब इसे लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। और ऐसा किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू नहीं, बल्कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये किया गया था 1978 में।
तो मतलब स्टेटमेंट आपको करेक्ट था, लेकिन एक्ट और अमेंडमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी। तो आप ये कह सकते हो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी की जो प्रोविजन है कि इमरजेंसी, पहले ऑरल बोल करके भी इमरजेंसी लगा दी गई थी, अब कैबिनेट के द्वारा जब प्रेसिडेंट के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न बेस जब पहुंचाई जाएगी, तब जाकर के ही कोई प्रोक्लेम कर सकता है कि भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई है। और ये भी किसके अंदर, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये 1978 में किया गया था। तो जो इन्फॉर्मेशन आधी ठीक थी, इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गलत था, यानी कि आपको एक्ट गलत बताए गए थे और साथ के साथ आपको अमेंडमेंट कौन सा हुआ था ये गलत बताया। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं आता, बल्कि आप ये कह सकते हो ये आता है 44th अमेंडमेंट के प्रोविजन के तहत इनको चेंजेस किए गए थे। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था, उसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर जो हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। अभी आपको मालूम है कि कोविड-19 के सिम्टम को चेक करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू आरटीपीसीआर टेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज इन्वेंटेड बाय द कैरी मुलिस के द्वारा ये जो इन्वेंट किया गया था इस टेस्ट को, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट यूजेस द कॉपी ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए टू डिटेक्ट वायरस। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसके सेगमेंट की जो कॉपी होती है उसे यूज किया जाता है टेस्ट के अंदर, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आरटीपीसीआर टेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे आपसे बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में इसे कैरी मुलिस ने इसे इन्वेंट किया था इस टेस्ट को, जो कि अमेरिका के एक बायोकेमिस्ट थे, और इन्हें इस काम के लिए 1993 में इसे नोबेल केमिस्ट्री का प्राइज भी इनको गिवन है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। और इस टेस्ट में जैसा आपको बताया गया, इसके अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए की जो सेगमेंट की जो कॉपी होती है उसे इस टेस्ट में यूज किया जाता है, जिससे क्रिएट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस है या नहीं है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर ब्रह्मपुत्र इज करेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट ओरिजिनेट फ्रॉम द चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, यानी कि इसके जो ओरिजिन प्लेस के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है यानी स्टार्ट होती है, वो आपसे बोला जाए चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट्स ट्रिब्यूटरी तीस्ता एंड मानस इन्फ्लुएंस ऑन द इट्स लेफ्ट बैंक, यानी कि तीस्ता और मानस के बारे में बोला जा रहा है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, और इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि इसके लेफ्ट बैंक से, यानी कि मान लीजिए ये रिवर है और ये इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है, तो आप ये समझ सकते हैं ये लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, और तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये लेफ्ट साइड से दोनों रिवर इसमें मिल जाती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ओरिजिनेट कहां से होती है और उसके बाद ये इसके ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में आपको बताना है कि किस साइड से ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात बिल्कुल करेक्ट दे रखी है आपको, यानी कि इसके अगर हम ओरिजिनेट की बात करें तो ये जो कि अभी आज के टाइम में जो तिब्बत है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। हम लोग हमारी कंट्री में जो एक मानसरोवर यात्रा होती है जिस जगह से स्टार्ट होती है उस एरिया के बारे में आपसे बताया जा रहा है, जो लोग जहां जाते हैं मानसरोवर यात्रा करना उस ग्लेशियर से, यानी कि वहीं से ही इसे ओरिजिनेट होती है, जिसका जो चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से ये स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये तिब्बत चाइना से होते हुए हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हुए असम, फिर बांग्लादेश होते हुए आप कह सकते हो बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में बात करें तो दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही, धीरिंग,
तिस्ता और धानसरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ब्रह्मपुत्र की। और अगर हम बात करें जो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था, जिस दो तिस्ता और मानस के बारे में जो बोला गया, ये इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर तो है, बट इसके लेफ्ट साइड से नहीं बल्कि इसके राइट साइड से दोनों रिवर इसमें मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू सिखिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन में आपसे सिखिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली गुरु नानक जी की जयंती थी, यानी गुरु पर्व था, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपके पास जो 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि गुरु अर्जुन देव वाज द 10th सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो सिख यानी कि जो सरदार लोगों की जो कम्युनिटी होती है, सिखिज्म जो होती है, उनके बारे में बोला जा रहा है, ये 10th गुरु थे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि द आदि ग्रंथ, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, द आदि ग्रंथ वाज कंपोज्ड बाय द गुरु गोविंद सिंह, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बुक को, इस रिलीजियस बुक को कंपोज करने का काम किया था। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है संगत इज अ कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन, यानी कि इनके जो एक तरह वर्शिप का जो तरीका है, ये आपसे बोला जा रहा है कि कलेक्टिव होकर के रेसिटेशन करते हैं, यानी पाठ वगैरह करते हैं एक साथ, एक ग्रुप में इकट्ठा होकर के। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो सिखिज्म से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है कि तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये सारे स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिखिज्म को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि सिखिज्म से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो गुरु नानक देव जी, जिन्होंने इस कम्युनिटी को, या फिर आप कह सकते हो इस रिलीजन को फाउंडेशन रखा था, और इनका जो बर्थ हुआ था 1459 में तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में आज के टाइम पे लाहौर में एक विलेज है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, आप कह सकते हो। बाद में इस जगह का नाम नानक साहिब भी बोला जाता है। और बाद में ये बोला जाता है कि ये जो इन्होंने जो स्टार्ट किया था, तो इसमें 10 गुरु हुए थे, ठीक है, एक एक करके ऐसे 10 गुरु हुए थे। और इन 10 गुरु ने, यानी कि जितने भी 10th गुरु थे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 10th गुरु, इनकी जो भी वाणी थी, उनका कंपाइलेशन ही हम गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो एक्चुअल नाम है, वो नाम है आदि ग्रंथ साहिब, इनका नाम है, लेकिन हम लोग यूजली जो इसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। इसके कंपाइलेशन का अगर हम काम के बारे में बात करें, तो इसे गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो कि 1563 से लेकर 1606 के बीच में इनका टाइम पीरियड था, ठीक है, ये इन्होंने काम किया था। लेकिन जब आपके लिए क्वेश्चन में बोला गया कि भाई इसके जो कंपाइलेशन का काम गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि ये काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, जबकि ये गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं किया था इसका काम, इसे गुरु अर्जुन देव जी ने इस काम को किया था। और इसके अलावा जो आपसे बोला जा रहा है अर्जुन देव के बारे में बोला जा रहा है 10th गुरु है, 10th गुरु ये नहीं थे, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जो थी वो इसके 10th गुरु थे। तो आप ये कह सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है और सेकंड स्टेटमेंट भी आपको गलत दे रखा है, बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसके अंदर जो एक वर्शिप जो होती है, यानी कि एक तरह से पाठ होता है और ये कलेक्टिव होता है, लोग एक साथ मिलकर रेसिटेशन करते हैं, जो भी इसमें वाणी वगैरह होती है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू मिशन कोविड सुरक्षा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन में आपसे मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इंडियाज टारगेटेड एफर्ट टू एनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा एक तरह से प्रोग्राम है, एक तरह से इनिशिएटिव लिया गया इस टारगेट से कि कोविड-19 के लिए एक तरह से वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा और विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, यानी कि इंडिया का इंडिजिनस एक प्रोसेस कह सकते हो, ये हमारी कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा खुद से डेवलप किया जाने वाला एक प्रोग्राम, एक तरह मिशन आप कह सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिशन, ये जो मिशन इसे इंप्लीमेंट करने का जो काम कर रही है वो कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि ये जो वैक्सीन को डेवलप करना और के रिगार्डिंग में जो काम किया जा रहा है, ये आपसे बताया जा रहा है कि एक मिनिस्ट्री जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इससे रिलेटेड है। तो 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
अगर कोविड सुरक्षा की बात करें, जो कि हमारी कंट्री में कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन है उससे उसको डेवलप करने का एक मिशन हमारी कंट्री में है। और ये जो डेवलपमेंट का जो काम किया जा रहा है, ये इंडिजिनस, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल वैक्सीन डेवलप करने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री खुद से अपने एफर्ट लगाएगी, किसी बाहर के बिना किसी हेल्प से। तो उस तरह का ये मिशन है और इसमें जो प्राइस होगा बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, हर किसी के रीच में ये वैक्सीन पहुंच सके, ये टारगेट एक्चुअल में रखा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट दे दी गई थी। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपसे बोला गया कि ये फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, ये बात गलत है। इसे जो इंप्लीमेंट करने का जो काम कर रही है वो कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट है जो इसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और ये जो मिशन जो हमारी कंट्री में है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत इस स्कीम को स्टार्ट किया गया, इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। और ये टोटली जो रिलेटेड है वो है बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जो हमारी कंट्री में है, जिसे हम बिराक बोल देते हैं, ये उससे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायबिटीज। इस क्वेश्चन में आपसे डायबिटीज के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। और जो भी गलत स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इन टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज का जो फर्स्ट टाइप होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। द ओनली द बॉडी फॉल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो जितनी हमारी जरूरत होती है उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इन टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि सेकंड टाइप का जो डायबिटीज होता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऑल्दो द बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन द सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। इसमें जो इंसुलिन जिसकी हमें जरूरत होती है बॉडी के अंदर, वो तो प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के द्वारा, लेकिन उससे रिलेटेड जो सेल होते हैं वो इसके रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। जो जरूरत होती है रिस्पॉन्स करने की, वो रिस्पॉन्स नहीं हो पाता। ये सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज होता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अगेन टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही आपसे बात की जा रही है। इज आल्सो नोन एज द जुवेनाइल डायबिटीज। इस टाइप 2 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज बोला जा रहा है वो इसलिए एज इट मोस्टली अफेक्ट द चिल्ड्रन एज 14 to 16। 14 और 16 एज के बीच के जो टीनेजर जो मतलब बच्चे होते हैं उसको ये डायबिटीज ज्यादा इंपैक्ट में डालती है, ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट है डायबिटीज से रिलेटेड, आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर डायबिटीज की बात करें तो आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में हमारी कंट्री को डायबिटीज से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा डायबिटीज होने वाली कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा केसेस हमारी कंट्री में है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर ऑर्गन वगैरह उसे इंपैक्ट पड़ता है, जैसे किडनी की बात कर लीजिए, हार्ट, ब्लड वेसल में, नर्वस सिस्टम में, आइस वगैरह। तो इन सारे जो बॉडी के हमारे जो कंपोनेंट है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है इस बीमारी की वजह से। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया वो बात बिल्कुल करेक्ट बताई गई कि ये जो डायबिटीज होता है इनमें इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो आपसे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जो आपसे बात बताएगी कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो सेल होती है वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, ये आपसे सेकंड डायबिटीज के बारे में बताएगा, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला गया, जिसमें आपसे ये बोला गया कि थर्ड स्टेटमेंट के अंदर ये होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज के बारे में आपको बताया गया कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसे जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये टाइप 2 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज नहीं बोला जाता, बल्कि ये होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसी को जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि इसमें क्या होता है कि 14 से 16 ईयर के जो बच्चे होते हैं उस कैटेगरी के बच्चों को ज्यादा इंपैक्ट डालती है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा इंपैक्ट डालती है छोटे बच्चों के अंदर, यानी कि 14 to 16 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा था, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि हमें करेक्ट आंसर नहीं बल्कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत था, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। इस हिसाब से हमारा आंसर सी हो गया। सी इसलिए हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था।
विद रेफरेंस टू इंडियन रेलवे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन रेलवे के बारे में यानी कि भारतीय रेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है कि रेड हिल रेलवे वाज द इंडियाज फर्स्ट रेलवे, कि हमारी कंट्री में जो फर्स्ट रेलवे की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि जो रेड हिल रेलवे वो हमारी कंट्री में फर्स्ट रेलवे है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसके अकॉर्डिंग रेलवे को हमारी कंट्री में नेशनलाइज किया गया था। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन द विक्टोरिया टर्मिनस टू कुर्ला। ये आपसे बताया जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट में कि हमारी कंट्री में जो पैसेंजर ट्रेन वो भी इलेक्ट्रिक जैसे ईएमयू वगैरह जो चलती है हमारी कंट्री में, उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। जो फर्स्ट टाइम चली थी वो विक्टोरिया टर्मिनस जो कि मुंबई में है और कुर्ला के बीच में चली थी। ये तीन स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अगर अकॉर्डिंग बात करें इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि रेड हिल रेलवे जो है हमारी कंट्री में ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में ये रेलवे जो सेटअप किया था वो रेड हिल रेलवे थे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअल में जो प्रपोजल आया था हमारी कंट्री में जब अंग्रेज वगैरह हमारी कंट्री में थे तो 1832 में तब हमारी कंट्री में रेलवे के लिए प्रपोजल आया गया था और ये मद्रास के अंदर लाया गया था। जो मद्रास हमारी कंट्री में प्रोविंस हुआ करते थे, प्रोविंस जिसे आजकल हम स्टेट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया आपसे कि हमारी कंट्री में जो इंडियन रेलवे उसे नेशनलाइज करने का काम आपसे बोला गया कि 1935 के एक्ट के तहत इसे नेशनलाइज किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि जब हमारी कंट्री आजाद हो गई इंडिपेंडेंट हो गई तो 1951 में आजादी के बाद इसे नेशनलाइज किया गया था। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि जो हमारी कंट्री में जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वो भी इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन की अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक चली थी तो ये विक्टोरिया टर्मिनस टू कुर्ला दोनों ही मुंबई के अंदर ये प्लेस है, इसके बीच में ये ट्रेन चली थी। और कब चली थी, 1925 के अंदर ये ट्रेन चली थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। बाकी आप लोग जानते हैं कि 1853 में अप्रैल में हमारी कंट्री में फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो बोरीबंदर मुंबई से और थाने के बीच में, जैसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना मुंबई और थाने के बीच में फर्स्ट रेलवे हमारी चली थी, वो 1853 में चली थी। ठीक है, वो भाप वाली कह सकते हो आप, लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर हम बात करें वो 1925 में चली थी और वो भी मुंबई के अंदर दो प्लेस है, वो आपको याद रखना है, विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीकॉक सॉफ्ट सील्ड टर्टल। इस क्वेश्चन में आपसे पीकॉक सॉफ्ट सील्ड टर्टल के बारे में बताया जा रहा है और आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है नीचे कि आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द स्पीसीज इज फाउंड टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी पीकॉक सॉफ्ट सील्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारी कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्पीसीज इज फाउंड इन द रिवर, लेक एंड पॉन्ड विद मड और सैंड बॉटम। यानी कि ऐसा रिवर या पॉन्ड या फिर आप कह सकते हो लेक जिसके बॉटम में सैंड हो या फिर मड हो, ऐसे एरिया में ये स्पीसीज पाई जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टर्टल स्पीसीज इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटन इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उस रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इस स्पीसीज को यानी कि पीकॉक सील्ड सॉफ्ट सील्ड टर्टल की अगर हम बात करें तो इसे थ्रेटन कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने है, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल में पिक्चर है उस टर्टल का जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पीकॉक के सॉफ्ट सील्ड टाइप का एक तरह से दिखने वाला एक तरह से टर्टल आप बोल सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आसाम जो कि है नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ एक स्टेट है, उसमें एक सिटी है सिलचर। तो सिलचर में इस टाइप का एक पीकॉक सॉफ्ट सील्ड टर्टल को रेस्क्यू किया गया है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ऐसा कंफर्म किया गया है कि ये स्पीसीज इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो एरिया है यहाँ पे ये स्पीसीज पाई जाती है।
और मेनली जो ये स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि अगर मैं नेचर की बात करूं कि किस नेचर या किस कंडीशन में ये स्पीसीज पाई जाती है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है किसी भी रिवर में पाई जा सकती है, लेक में या पोंड में मिल सकता है। बस कंडीशन क्या है, उसके नीचे सैंड बॉटम होना चाहिए या फिर मड होना चाहिए, तो ऐसे एरिया में ये पाया जाता है। और ये जो स्पीसीज हैं इसे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसे लिस्ट किया गया है, जो कि CITES की जो अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आता है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट जिसमें आपसे बोला गया कि वनरेबल कैटेगरी के अंदर एक्चुअल में आ रहा है, नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। With reference to महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसे हम मनरेगा या नरेगा स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है मनरेगा के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर द फुल कॉस्ट ऑफ द अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के तहत जो भी लेबर होते हैं और उसके लिए जो कोई भी काम दिया जाता है और उनके बदले में जो उन्हें मजदूरी वगैरह वेजेस वगैरह मिलता है, उसका जो पूरा कॉस्ट जो बियर करती है वो आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पूरा कॉस्ट बियर करती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दैट इट प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पीपल इन द रूरल एरिया बाय द गारंटिंग 100 days ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारी कंट्री में अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, यानी कि आप ये कह सकते हो इस साल की अगर बात करें तो अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ था और जो कि मार्च 21 तक चलेगा। इस बीच में उनको 100 days का काम दिया जाता है और उसके बदले में जो भी वेजेस जो भी होता है उनको ये पेड किया जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। एक तरह से ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है लोगों को। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो मनरेगा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस मनरेगा की अगर हम बात करें तो इसे जैसे बोला जाता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ये एक स्कीम, एक एक्ट हमारे कंट्री में 2005 में पास किया गया था, सितंबर 2005 में। बाद में इसे फरवरी 2006 से इसे हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया। पहले इसका नाम हुआ करता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बोला जाता था, लेकिन अब इसके साथ महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो यानी कि अब यह नरेगा बन चुका है। इस स्कीम के अंदर जैसे आपसे बोला गया कि 100 days का काम दिया जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। 100 days का रूरल एरिया में ये काम दिया जाता है। किनको दिया जाता है, तो अनस्किल्ड लेबर को ये काम दिया जाता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जितने भी अनस्किल्ड लेबर होता है उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पूरा बियर करती है, यानी कि उसे पूरा पेड जो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें, यानी कि जो भी मटेरियल वगैरह इस काम में लगता है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि 75% जो कॉस्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, बाकी जो रेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। यानी कि मटेरियल की बात करेंगे 25 और 75 का रेशियो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75 और स्टेट गवर्नमेंट का 25% शेयर आप कह सकते हैं, इतना होता है जो मटेरियल वगैरह लगता है। बाकी वेजेस वगैरह के बारे में तो 100% जो वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इसमें ये जो एक तरह से आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में राइट टू वर्क को एक तरह से कंसीडर करने के लिए, उसको एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह की स्कीम हमारी कंट्री में लाई गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे कंडक्ट या फिर इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि इन्फ्लुएंजा के बारे में बोला जा रहा है एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको बताया जा रहा है इन्फ्लुएंजा के बारे में। और नेक्स्ट आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि सुपर इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन अकर आफ्टर और ऑन द टॉप ऑफ द अर्लियर इन्फेक्शन। यानी कि सुपर इन्फेक्शन की बात करें तो जितने भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है उसे सुपर इन्फेक्शन बोला जाता है। तो ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट टर्म आपके इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया गया, सेकंड आपसे सुपर इन्फेक्शन के बारे में बताया गया। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आप कह सकते हो वायरल इन्फेक्शन है, जबकि आपके लिए स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत होने की सिंपल वजह ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे नाक, कान और मुंह, गले, इन सब इस एरिया को ये इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार वगैरह पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया है कि सुपर इन्फेक्शन की बात करें तो जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होता है सबसे पहले अक्कर होता है, सबसे पहले ऑन टॉप, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं सबसे पहला जो इन्फेक्शन आप कह सकते हो उसे हम सुपर इन्फेक्शन बोल सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, इस तरह का वायरस जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट डालता है, वो जैसा आपने सुना होगा निमोनिया से किसी की डेथ हो गई, तो सबसे ज्यादा जो डेथ इस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिस बीमारी में होता है, इस बीमारी का नाम याद रख सकते हैं आप, निमोनिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। Which of the following initiative are launched to tackle the HIV AIDS? अभी रिसेंटली वर्ल्ड एड्स डे था, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को आगे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके ये बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैं बाद में आपको बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो पॉज करके फटाफट बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि HIV एड्स को टैकल करने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट आपसे जो बताया जा रहा है प्रोजेक्ट सनराइज, जो कि एड्स को टैकल करने के से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट एक कह सकते हो। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है द रेड रिबन जो कैंपेन है, ये इनिशिएटिव है HIV एड्स को टैकल करने के लिए। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि 90 या 90 टारगेट, एक तरह से टारगेट रखा गया है जिसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है थर्ड में। तो ये भी एक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं HIV एड्स से रिलेटेड है। तो आपको करेक्ट इनिशिएटिव कौन सा है HIV एड्स से रिलेटेड, ये आपको चूज करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएटिव है वो HIV एड्स से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी इससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन सी की, इसमें आपसे फर्स्ट एंड थर्ड जो इनिशिएटिव दे रखे हैं ये इससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें फोर्थ या लास्ट ऑप्शन की, इसमें आपको बोले जा रहे हैं ये चारों के चार, ये तीनों के तीनों जो आपको इनिशिएटिव दे रखे हैं ये सबके सब HIV एड्स से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी पूछा आपसे कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। तो बताइए कमेंट करके कि आपने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीनों जो आपको जो इनिशिएटिव दे रखे हैं, तीनों ही एड्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री के द्वारा ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ एक 90 टारगेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये एक तरह से इस तरह होता है कि जितने भी लोग रहते हैं उनको 90% लोगों को अवेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। फिर 90 लोग जो अवेयर है तो उसमें से अगर किसी को बीमारी है तो उसे 90% डायग्नोस करने के लिए भी रखा जाता है। उसके बाद जो 90% डायग्नोस के बाद 90% ऐसे हो जिनको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह उनमें से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, 90% लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, ये एक टारगेट रखा गया है। और ये टारगेट 2020 के लिए टारगेट है, जिस वजह से ये आप कह सकते हो ये एक तरह से एड्स को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव है। इस साल का अगर हम थीम की बात करें कि इस साल वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है वो थीम ये है ग्लोबल सॉलिडारिटी, यानी कि जितने भी HIV एड्स से रिलेटेड लोग हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब छिप करके साइलेंटली इसका काम करते हैं, उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये टॉपिक रखा गया है, ये एक तरह से थीम इस साल का रखा गया है। बाकी जो प्रोजेक्ट सनराइज की बात करें तो प्रोजेक्ट सनराइज हमारी कंट्री में जो भी HIV एड्स से जो पीड़ित हैं उनको एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनके लिए जो भी इलाज किया जा सकता है उससे रिलेटेड है। मेनली ये जो इम्प्लीमेंट किया गया नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। आप लोग जानते हैं मणिपुर में सबसे ज्यादा केसेस वगैरह आते हैं। और बाकी अगर हम बात करें थर्ड, जिसमें आपसे बोला गया कि रेड रिबन, एक तरह से ये इनिशिएटिव या कैंपेन की तरह आप बोल सकते हैं कि जितने भी लोग HIV एड्स हैं उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, उनको एक तरह से अवेयर करने के लिए कि इस तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है और मतलब इलाज हो सकता है। एक तरह से अपना लाइफ स्टैंडर्ड को अगर अच्छा रखें तो भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। और वो मान लीजिए कोई 5 साल में मरने वाला है तो उसकी अगर वो हेल्थ अगर अच्छी कर सकता है तो वो अपनी जो एज है वो 10 ईयर तक भी इनसे इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरह के एक इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पे एक सिंबॉलिक है लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखे थे बिल्कुल करेक्ट है।
तो ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी के बारे में अगर हम बात करें, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद ए लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट। यानी कि अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि पीडब्ल्यूडी के अंदर कौन से लोग आते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया कि लंबे समय तक के लिए कोई भी अगर मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पेंसरी कोई भी इस तरह की अगर डिसेबिलिटी रहती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल पर इनसे रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें आपसे बोला जा रहा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इन्वेस्ट फॉर द अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू हेल्प पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन रखा गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए गए हैं और ऑप्शन डी में आपसे बोला गया कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले जैसे आपको डेफिनेशन दी गई थी कि भाई 2016 में एक हमारी कंट्री में एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम रखा गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस एक्ट के तहत इनकी डेफिनेशन दी गई थी और जो डेफिनेशन आपको स्टेटमेंट 1 में दे रखा है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल या सेंसिटिव इंपेयरमेंट किसी का होता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसे फिजिकल हैंडीकैप या फिर आप कह सकते हो पर्सन विद डिसेबिलिटी का नाम दिया जाता है। एक तरह से डेफिनेशन है, लेकिन आजकल इसे दिव्यांग बोला जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, जिसमें आपसे बोला गया इंटरनेशनल लेवल पे एक डे सेलिब्रेट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सेलिब्रेट किया जाता है, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है और ये 1992 में इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे रेजोल्यूशन के तहत इसे पास किया गया और 1992 के बाद से इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो गया। जो रेजोल्यूशन साइन किया गया था वो 47:3 के रेशो में ये पास हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक लॉन्च किया गया जिसके अंदर नेशनल वाइड जो इस तरह के लोग होते हैं उनमें नॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ ही अटैच होकर जैसे हम लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इस तरह ये लोग भी अपनी लाइफ स्पेंड करें, उसके लिए इन्हें प्रमोट किया जाता है। इनको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से अब ये एक तरह से लॉन्च या कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट से आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी इज नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी कि हमारी कंट्री में सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड एक कमीशन है, उसके रिगार्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि ये एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री है इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि हैज लॉन्च द सफाई कर्मचारी चैलेंजेस टू एलिमिनेट मैनुअल स्क्वेंजिंग। हमारी कंट्री में जो सफाई वगैरह होती है, नाले वगैरह की सफाई होता है, तो उससे रिलेटेड जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है उसको रोकने के लिए, इसे बंद करने के लिए, एक तरह से इसे एलिमिनेट करने के लिए हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक स्कीम लॉन्च की, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक चैलेंज लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया कि सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपके पास जो ऑप्शन है वो इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर सफाई कर्मचारी आयोग की बात करें या फिर इससे रिलेटेड जो कमीशन है हमारी कंट्री में, उसके रिगार्डिंग में जो आपके ये दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री में जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, नाले वगैरह की सफाई जो मशीन की जगह मैनुअल जो द्वारा की जाती है, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसे कम करने के लिए, इसे बंद करने के लिए हमारी कंट्री में ये नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी के द्वारा ये जो एक कमीशन है हमारी कंट्री में,
एक मुहिम स्टार्ट की गई है, जिसमें आप कह सकते हो कि सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर हम इसके ये बात करें कि इसकी स्टैब्लिश कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था इसको, और ये एक तरह से नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी हमारी कंट्री के अंदर है, ये आपको पता है। और ये जो स्टेप लिया गया अभी 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे था, उस दिन ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एमसीएशन प्रोग्राम वाज रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज। अब इस क्वेश्चन में आपसे एमसीएशन प्रोग्राम क्या है इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए कि चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि एमसीएशन प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि मोबाइल पोर्टेबल टू रजिस्टर एनी साइबर फ्रॉड और हरासमेंट, मतलब आपके मोबाइल के थ्रू, मोबाइल पोर्टल एक तरह से आप कह सकते हो, जिसमें अगर आपको से कोई साइबर क्राइम आपके साथ होता है या कोई हरासमेंट की जाती है आपके ऑनलाइन आपके साथ, तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है द स्कीम टू बिल्ड शेल्टर होम टू विथस्टैंड अगेंस्ट द हाई स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो साइक्लोन वगैरह आता है जिससे उनके घर वगैरह का नुकसान हो जाता है, तो उनके लिए एक तरह से एक स्कीम है जिसमें उनके लिए शेल्टर यानी कि घर वगैरह आवास वगैरह का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी टू डिस्करेज तंबाकू कंजप्शन, कि मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लोगों को एक तरह से अवेयर करना है कि ये तंबाकू वगैरह का जो कंजप्शन करते हैं इसको ना करें। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग कोविड-19 इन्फेक्शन एंड स्टॉपिंग इट्स स्प्रेड, यानी कि कोविड-19 जो बीमारी फैल रही है उसको टेस्ट करने का एक प्रोग्राम है और इसको फैलने से रोकने के लिए इसमें प्रयास किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि एमसीएशन प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो एमसीएशन प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये हमारी कंट्री में जो तंबाकू यूज है उसको एक तरह से बंद करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए, या कह सकते हो कि तंबाकू का यूज लोग ना करें, उसके लिए ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है। एक तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया जा रहा है जिसके अंदर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो ये जो प्रोग्राम है जिसे जो लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे इनिशिएटिव लिया हुआ, इसे स्टार्ट किया विद हेल्प ऑफ WHO की तरफ से फंड आता है, वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमारी कंट्री में फंड वगैरह प्रोवाइड करती है, और इसे जो कंसर्न मिनिस्ट्री है यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इसे इंप्लीमेंट कर रही है, जिसमें होता क्या है कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि इसका यूज ना करें। आप लोग अब देखते भी होंगे टीवी वगैरह न्यूज़पेपर में एड वगैरह भी काफी इस तरह से रिलेटेड आता है, और जो भी तंबाकू प्रोडक्ट होता है उसमें एक वार्निंग बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तंबाकू कंजम्पशन को मिनिमाइज करने या इसको डिस्करेज करने के लिए एक प्रोग्राम हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है। Which of the following statement are correct regarding the protection of regional language? रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसके प्रोटेक्शन के लिए से रिगार्डिंग में कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द नमत बेसाई इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू टीच ट्राइबल चिल्ड्रन इन द वनरेबल लैंग्वेज। वनरेबल लैंग्वेज यानी कि वो लैंग्वेज लुप्त होने की कैटेगरी के अंदर आ रही है, जो अब गायब होने वाली है, उस तरह की लैंग्वेज को बचाने के लिए ट्राइबल बच्चों को उनकी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम है नमत बेसाई, जिसके बारे में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है, ये आपसे बोला जा रहा है इनिशिएटिव, ये हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है The United Nations General Assembly has proclaimed 2019 as the International Year of Indigenous Language, यानी कि एक आप ये कह सकते हो कि अभी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को के द्वारा एक तरह से आप बोल सकते हो, या यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक तरह से बोल सकते हो आप, कि जितनी भी इंडिजिनस लैंग्वेज हैं जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से बेस्ड है, किसी ट्राइबल लोगों से बेस्ड है, उनकी लैंग्वेज को बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए 2019 को एक ईयर डिक्लेयर कर दिया गया इनके द्वारा कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज का ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे, जो लास्ट ईयर था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द येलो प्रोक्लेम्ड ऑफ यूनेस्को इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द लिंग्विस्टिक रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी। यूनेस्को के द्वारा एक लैंग्वेज है जिसका नाम यूलू एक लैंग्वेज है, जिसको बचाने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए यूनेस्को ने एक तरह से एम रखा हुआ है, या आप बोल सकते हैं इसको एज ए लिंग्विस्टिक रिसोर्स और डाइवर्सिटी के रूप में से एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, रीजनल लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है।
तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें कि भी इंडिजिनस लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज, जो जनजातियों की एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो होती है उनको बचाने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया गया हुआ है, ना कि यूनियन गवर्नमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रखा गया है कि नमत बिसाई स्कीम, जो कि केरला में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से वो जो भी इस तरह की लैंग्वेज को बचाने के लिए उनसे रिलेटेड जो बच्चे हैं जो इस ट्राइबल ग्रुप के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम जो को किया जाएगा वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था वो गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट की बात बिल्कुल करेक्ट है। 2018 में एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुई थी जो कि चाइना में हुई थी। हाँ, उसमें ये बोला गया कि 2019 को हम लोग एज ए सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज को। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में जिसमें ये बोला गया कि भी 2019 में जो ये ईयर सेलिब्रेट करने की बात की जा रही थी, उसके अंदर यूलू जो लैंग्वेज है उसको एक तरह से प्रोक्लेम किया जा रहा था, इसको बचाने के लिए, इसको एज ए लिंग्विस्टिक रिसोर्स हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए एक तरह से बचाने के लिए ये टारगेट या एम रखा गया था यूनेस्को के द्वारा। तो आप ये कह सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गड़बड़ ये थी कि केरला स्टेट होना चाहिए था, जबकि आपको यूनियन मिनिस्ट्री दे रखी थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में गिवन था स्टेट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से बाकी दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप कह सकते हो बी हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्स, ये जिसे NMR टेस्ट बोल सकते हो, हैज बीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है ये जो टेस्ट होता है NMR टेस्ट जो होता है, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक टेस्ट रिस्पॉन्स टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये न्यूज में था भी, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और आपके पास ये चार ऑप्शन दे दिए गए। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, इसमें आपसे बोला जा रहा है ये एक तरह से मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो टेस्ट है। यानी कि आप एक तरह से एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर है उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, यानी कि ग्रेविटी का जो वेव है कि किस स्पीड में आ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, इस तरह की जो डाटा उसको डिस्कवर करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सी में आपसे बोला जा रहा है एसेंटेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट एट ए मोलिकुलर लेवल, यानी कि आप ये कह सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मोलिकुलर लेवल उसका क्या है उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सर्च ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। ब्लैक होल के बीच में, ब्लैक होल आप जानते हैं कि जिसके अंदर सारी चीज मिक्स हो जाती है, डूब जाती है, एक तरह से आप कह सकते हो, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर इसकी जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स है उसको मेजर करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, इसके सेंटर कहां पर है उसको जानने के लिए इस तरह का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, बताइए कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक टेस्ट रिस्पॉन्स टेस्ट किस चीज से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिस्पांस टेस्ट एक तरह से टेस्ट है जो कि केमिस्ट्री टेक्निक इसके अंदर यूज की जाती है और ये चेक की जाती है कि किसी भी चीज के अंदर उसकी क्वालिटी और इसमें रिसर्च को डिटरमाइन करने के लिए उसमें कितनी प्योरिटी है, कितना उसमें न्यूक्लियर वैल्यू है, ये जानने के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो किसी भी चीज का मोलिकुलर स्ट्रक्चर को जानने के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। With reference to चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिलेटेड जो भी परमुटेशन कम्युनिकेशन हमारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जो भी बनते हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है टिल डेट देयर हैव बीन ओनली 2 फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि आज तक की डेट की बात करें, यानी कि जैसे ये वीडियो मैं 2020 दिसंबर में आपके लिए बना रहा हूं, तो आज की डेट तक ये बोला जा रहा है आपसे कि हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के अंदर है। इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ऐसे फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हमारी कंट्री में बन पाई हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी जजेस वगैरह होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है और ये जो एक तरह से कंसल्ट किया जाता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में
उनके साथ कंसल्ट करने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, जो तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, सीजीआई के बारे में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं, अब एट प्रेजेंट टाइम पे 2020 की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट टाइम पे ये हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी कंट्री में अटॉर्नी जनरल है उन्होंने एक तरह से एक रिटर्न सबमिशन किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये बोला है कि हमारी कंट्री में अभी तक जो मतलब बात कर रहा हूं मैं जजेस की बात कर रहा हूं कि अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसी वुमेन, ओनली 2 वुमेन है जो कि जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है, जबकि जो रिजर्व पोस्ट है यानी कि टोटल जो पोस्ट है उसके अंदर 34 है। 34 में से आप ये कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी वुमेन है जिसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया गया है, यानी कि बाकी आप ये कह सकते हो 32 कौन है, मेल है। तो ये जो रेशियो है, रेशियो थोड़ा मतलब इक्वल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने एक लेटर लिखा है, एक सबमिशन राइटिंग में सबमिशन दिया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये न्यूज में आ गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में अभी तक कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि वुमेन ऐसे बने हैं, तो ऐसा कोई भी ऐसी लेडी नहीं है हमारी कंट्री में जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में बनाया गया है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट की बात जो करें बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री में अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें जजेस की, तो इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो अपॉइंट की जाती है ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके साथ इसे कंसल्ट करके ही इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती थी। यानी गलती ये थी कि अभी तक आज की डेट पे कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में वुमेन ने अभी तक इस पोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में OIC बोला जा रहा है, इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपसे बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस इन OIC के अंदर हमारी कंट्री को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग में जो बोला जा रहा है आपको कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है जो कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अंदर पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ OIC मेंबर स्टेट ये इन्वॉल्व है। अरब लीग जितनी के अंदर जितनी कंट्री आती है वो सारी इन्वॉल्व है इसके अंदर। काउंसिल ऑफ अरब इकोनॉमिक यूनिटी ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अरब महरब यूनियन ये भी इन्वॉल्व है। यानी कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सारी ही छोटी छोटी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, रिगार्डिंग सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री को इसके अंदर ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, जो कि गलत बात है। हमारी कंट्री को ये ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। जब इसकी 45th सेशन बांग्लादेश के अंदर कंडक्ट की गई थी 2018 में, तो बांग्लादेश ने इस चीज के लिए सजेस्ट किया था कि हमारी कंट्री को, इंडिया को भी इसका ऑब्जर्वर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड का 10% मुस्लिम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को अपोज कर दिया, इस प्रपोजल को, और हमारी कंट्री इसका ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं मिल पाया। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर आप ये कह सकते हो ऑप्शन ए हो गया हमारा। विद रेफरेंस टू उन्नत भारत अभियान स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे उन्नत भारत अभियान स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट एम्स टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द विलेज, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च डेवलपमेंट का काम करती है उसको किसी विलेज के साथ ऐड किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको चूज करना है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये फर्स्ट स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, उन्नत भारत अभियान स्कीम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम एक तरह से आप इसे इनोग्रेट किया गया, इसे लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था उन्नत भारत अभियान। इसमें किया गया जाता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है या फिर कोई मेजर इंस्टीट्यूशन IIT वगैरह होती है, उनको क्या करते हैं कि उनके आसपास के एरिया में जो भी विलेज होता है उस विलेज को ये अडॉप्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट काम होता है, विलेज की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए इनोवेशन वगैरह का काम किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अंदर जो मेजर डोमेन होता है जिसको चेक किया जाता है, जिस बिहाफ पर रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट और ये मटेरियल यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मेन इसका मकसद होता है। तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। विद रेफरेंस टू ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसे ट्राइफेड बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्राइफेड के बारे में आपके पास यहां पे 3 स्टेटमेंट है और आपको चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE इन 1987 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन आती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ट्राइफूड स्कीम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, या फिर आप कह सकते हैं ट्राइफेड। ट्राइफेड के द्वारा बाकी जो मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, ये सब मिलकर के एक स्कीम इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम ट्राइफूड स्कीम रखा गया है। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट, सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला गया कि ऑल 3 स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड सब के सब करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ट्राइफेड की अगर बात करें तो यहां पे जो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट को छोड़ करके, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि 1987 में से एस्टेब्लिश किया गया था, पर किया जो गया था एस्टेब्लिश, इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन स्टेटमेंट आपको थोड़ा गलत दे रखा था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो ट्राइफूड स्कीम बोला जा रहा है, ट्राइफूड स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड, ये तीनों मिलकर के काम करती है, और जो भी ट्राइबल एरिया में जो भी फूड या कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे एक मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ाने के लिए, उसे मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है सेकंड एंड थर्ड वो तो करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट और फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशन कमीशन। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ओशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में ये आपके पास 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द IOC वाज फाउंडेड इन 1984 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड है, यानी कि इंडियन ओशन अगर आप देखें वर्ल्ड मैप में तो ये इंडियन ओशन है, इसमें जो वेस्टर्न एरिया है यहां पे जितने भी आइलैंड है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि चाइना इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन कमीशन व्हाइल इंडिया एज ओनली द ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चाइना को तो परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारी कंट्री इंडिया को एज ए
ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आई और सी के बारे में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया इंडियन ओशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इस एरिया के बारे में बात की जा रही है, और इसके अलावा जो मेनली जो फोकस किया गया वेस्टर्न इंडियन ओशन की बात की जा रही है, यानी इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है आपसे कि इसके रिगार्डिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसके बारे में बोला गया आपसे कि इसे स्टैब्लिश 1984 में क्रिएट किया गया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर जितने भी आइलैंड है उसके प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड ये काम करती है, जिसके अंदर मेनली जो आइलैंड कंट्री आती है वो मेडागास्कर, कैमरोस, जो फ्रांस का एक आइलैंड है रियूनियन आइलैंड, और इसके लिए मॉरिशियस और सिसलिस। तो ये कुछ फाइव मेजर आप कह सकते हो आइलैंड है, कंट्री है जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आती है। अच्छा, यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि चाइना को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, इसके अंदर ये बात गलत है। इसके अंदर 5 ऑब्जर्वर कंट्री है इसके अंदर, या फिर मेंबर है इसके, जिसमें इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसीफोनिया, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और हमारी कंट्री को जो स्टेटस मिला है इस ऑब्जर्वर का अभी रिसेंटली ही मिला है, यानी कि इस ईयर ही मार्च 2020 के अंदर ही हमारी कंट्री को इस ऑर्गेनाइजेशन का एक कह सकते हो आप ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। चाइना के बारे में बोला गया इसका परमानेंट मेंबरशिप इसको है नहीं, परमानेंट मेंबरशिप इसको चाइना को नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। With reference to the purchasing manager index PMI, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज रिलीज एनुअल बाय सीएसओ के द्वारा इसे एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, साथ के साथ आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर से भी है, दोनों से रिलेटेड जो डाटा होता है उससे रिलेटेड इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की, तो इसके रिगार्डिंग में जो आपसे बोला गया कि इसे एनुअल बेसिस पे इसे पब्लिश किया जाता है, ये एनुअल बेसिस पे नहीं, ये मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने वाले जो सीएसओ के बारे में बात की गई थी ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो क्वेश्चन में गलती ये थी कि ये एनुअल जो आपको बोला गया ये एनुअल नहीं होना चाहिए, ये मंथली बेसिस पे पब्लिश करने का काम किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और ये मंथली बेसिस पे इसलिए इसे पब्लिश किया जाता है ताकि जो भी बिजनेस से रिलेटेड कंडीशन हो उसे कंपैरिजन किया जा सके, उसके लिए डिसीजन जो लेना है उसे इजीली डिसीजन लिया जा सके, एनालिसिस क्रिएट किया जा सके, और ये सारे बेनिफिट जो भी इन्वेस्टर हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी लगा सके और इन्वेस्ट कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ इसे सर्विस सेक्टर दोनों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता। होता ही है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड डाटा पब्लिश कर दिया, सेपरेटली इसके लिए डाटा कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो भी डाटा कैलकुलेट कर लिया जाता है, इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है, बाद में इसे कंबाइंड कर दिया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, ड्यू टू सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा ये करेक्ट होने की वजह से। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी से डिफरेंट होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो एक डिफरेंट एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो डिफरेंट होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो OIC के बारे में बात करें, इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है और इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको स्टडी आज करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।